मटेरियल। ब्रिटल मतलब भंगुर पदार्थ। ब्रिटल क्या होते हैं? जिनको खींचते हैं टूट जाते हैं। खींचो और टूट जाए उन्हें क्या बोलेंगे? इनकी ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेशन में इनकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक होती है। बेटा इधर ओ भैया, कंप्रेशन में स्ट्रेंथ क्या होती? फिर शियर में, और सबसे कमजोर काय में होते हैं? चॉक, सॉइल, कंक्रीट, ग्लास, ये सब कौन है? ब्रिटल। दूसरे होते हैं डक्टाइल पदार्थ, यानी तन्य पदार्थ। खींचो और खींचा है, खींचो और खींचो और खींचो और वो क्या होंगे? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ होती कंप्रेशन, और टेंशन में कमजोर तो इनको शियर में लगता है। समझ में आया क्या बोला? जब डायनामिक लोडिंग होगी, वाइब्रेशंस आएंगे, तो वाइब्रेशन जब होते हैं वो वेव्स के फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं? वेव्स जो होती हैं नेचर में वो साइन्यूसाइडल वेव्स होती है, मतलब यूं चलती। ठीक, साइन्यूसाइडल मतलब साइन वेव्स के फॉर्म में, वाई बराबर साइन एस के फॉर्म में वो ट्रेवल करते। मेंबर में विंड लोड आया, भूकंप आया, या ट्रेन निकली तो कंपन हुआ, ब्रिज में ट्रक निकला तो कंपन हुआ, वो सब तरंगों के फॉर्म में चलता है और ऐसे ट्रेवल करता है। कंप्रेशन, टेंशन, कंप्रेशन, अल्टरनेट कंप्रेशन टेंशन आता है, जिसको रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब अगर मैंने कंक्रीट दिया होता वहां पर, तो टेंशन में वो क्या है? आता तो क्या हो जाता? टूट जाता। ये इन दोनों में क्या है? अच्छा है, तो ये क्या रहेगा? डिजाइन लाइफ तक चलता रहेगा। अरे अभी तो आया होगा समझ में, कि अभी नहीं आया? ठीक, चलो एक ये हो गया, और बताओ। वेरी गुड। या कम लगता है? साफ साफ शोर। अरे कि उसमें जो लोड आ रहा होगा शायद उससे भी एक लोड हल्का सा कम है, उसके बराबर होगा। बट ये कॉलम देख लो और आपके घर का कॉलम है, अंतर कम है लगता है, क्योंकि ताकत क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? नहीं समझ में आया तुमको? समझ में थोड़ी आएगा। एरिया बराबर लोड के अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टील की स्ट्रेंथ क्या है? तो उसी लोड के लिए कंक्रीट के तुलना में इसकी एरिया रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? उस कारण स्ट्रक्चर का सेल वेट भी क्या हो जाएगा? तो डिजाइन लोड भी क्या हो जाएगा? तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में इकोनॉमी आएगी। हाँ या ना? चलो और कुछ बता। ये बोल सकते हैं कि कंक्रीट के, अगर सपोज मान लो आप कंस्ट्रक्शन का नाम सुना होगा, आजकल फ्लाईओवर या ब्रिजेस बनते हैं, वहां पे प्री फैब्रिकेट कंस्ट्रक्शन करते हैं। सही बात। स्टील का तो वैसे भी प्री फैब्रिकेट ही होता है, जानते हो? स्टील तो प्री फैब्रिकेट ही होता है ना। कि घर पे बनाते हो कि वहां पे फील्ड पे बनाते हो आई सेक्शन, वो तो बन के आता है, वो तो प्री फैब्रिकेट ही होता है। उसमें पॉसिबिलिटी क्यों? माँ की अगर मैंने बोला एक फ्रेम बनानी है स्टील की, कितना आसान है। ट्रक में लोड करा, एक बीम, दो कॉलम, कनेक्टर फास्टनर जेब में रखे, चल दी, जोड़ दिया। मैं आपको बोलूंगा एक बीम कॉलम बनाना है कंक्रीट का, पहली बात तो बड़ी सी बीम होगी उतने ही लोड के लिए, बड़ा सा कॉलम होगा दो। सोचो उनको वहां पे इंस्टॉल करना कितना डिफिकल्ट होगा। हाँ या ना? मतलब कि स्टील के अंदर हम स्ट्रक्चर को लगा सकते हैं, निकाल भी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? निकाल भी सकते हैं, मतलब टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करना, वापस से यूज करना, रीयूज भी। बट कंक्रीट को रीयूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अच्छा, एक और एडवांटेज इसका स्टील का, अगर मान लो कि 50 साल हो गए स्ट्रक्चर को, कितने हो गए? 50, 100 साल तो नहीं, 50 साल। 50 साल हो गए, अब मेरी इच्छा के नहीं, अब मैं तो दूसरे वाले मकान में रहूंगा, तो पूरा स्टील लिया, बेच दिया। अगर 1,000 रुपए लगाए थे 50 साल पहले, तो 50 साल बाद भी 1,000 रुपए। समझ में आया? इसकी जो रिसेल वैल्यू है वो 100% है। नहीं समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली अगर बोले तो थोड़ा बहुत खर्चा बच्चा, कुछ कोरेजन वोरेजन होगा, बट आपको मेंटेनेंस भी तो करना पड़ेगा ना। मेंटेनेंस करोगे तो रीसेल। पर कंक्रीट में पॉसिबल है क्या? है क्या? शुरुआत के 5 साल के अंदर ही 1% का
डेप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। जिन्होंने क्यूएससी पढ़ा उनको पता होगी ये बात। कंक्रीट में शुरुआत के 5 साल में 1% का डेप्रिसिएशन। क्लियर है सभी को? यहां तक बात समझ में? स्टील में ऐसा नहीं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक, उसको कहीं भी ले जाना, फैब्रिकेशन करना, ये सब चीजें क्या है, आसान है। सभी को समझ में? चलो ये तो गई स्टील की बहुत तारीफ है। अब बताती है घर में फिर लगा लो स्टील। जो घर इतना बड़ा बन रहा है, छोटे में काम हो जाएगा, छोटे छोटे कॉलम, पूरा और बड़े से हॉल में रहना, लगाओ फिर घर में स्टील, क्या दिक्कत? एक तो कॉस्ट ज्यादा है, दूसरा इसमें मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, कोरेजन वोरेजन, ये दूसरे अदर डिफेक्ट्स क्या है। ये दीवार बना दिया, अब इसमें क्या मेंटेनेंस आएगा खुद? अरे मैं ये छोड़ो, इसका क्या बताओगे, तुम्हारे घर तो होगा तुम्हारे पास। हाँ, तुमने क्या मेंटेनेंस करा 5 साल में आने वाले में? क्या करा होगा? दिवाली पे बहुत से बहुत गड्ढे भर दिए होंगे, ईट भर दी। ईट कहां से भरोगे, उसमें ईट तो लगी। पेंट कर दिया होगा बस। और अगर स्टील का घर होता तो, या रेलवे प्लेटफॉर्म होता तो, तुम्हारे ही होता तो, जैसे बंसल वाले का है ना रेलवे प्लेटफॉर्म हबीबगंज वाला, तुम्हारा होता तो क्या करना पड़ता? हर 6 महीने या हर दिन चेक करवाना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? कब कौन सा रिवेट बोल्ट नीचे, वो लोग तुम्हारे ऊपर ही नाम आता। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक आध नट बोल्ट भी खसका, पूरा प्लेटफॉर्म। तो एक ये बात आ गई। एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टील के साथ में, वो क्या है? वो सब तो आ गया उस वाले में है? किसी भी शेप में कास्ट नहीं कर सकते। आपने देखा है चौराहे पर पियानो बने होते हैं, रोटरी पर। रोटरी समझते क्या होता है? और रोटरी में भी ऐसे आगे मुंह कर रहा है। रोटरी नहीं पता क्या होता है? पता होगी ना, गोल ऐसे ऐसे वाला, ये ऐसा वाला, इसके अकॉर्डिंग ऐसा वाला रोटरी होता है। ये तो वो ऐसा गोल चक्कर होता है। अलग अलग शहर में कहीं पे घोड़ा बना है, पियानो बना है। किससे बना? लोहे से? तो मिट्टी से बना होगा। पहले लोहे का कुछ केज बनाया होगा, शेप दिया होगा, उस पर कॉन्क्रीटिंग करी होगी, हाँ या ना? इसको स्टील से करके बताओ, सोच के बताओ, पॉसिबल? और इतना अगर स्टील लगा भी देंगे तो बहुत महंगा बनेगा। अरे हाँ या ना? और लेके आना दिक्कत में, खड़ा करना दिक्कत में। सभी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? मतलब हम किसी भी हर शेप में कास्ट, स्टील का सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ये भी है कि इसमें कोई भी हम अपने अकॉर्डिंग का शेप, जो शेप मार्केट, क्योंकि ये बन कर रहा है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री नहीं बोलते, इंडस्ट्री। ठीक, जो शेप उनने बनाया वही हमको यूज। आई सेक्शन है, चैनल है, टी सेक्शन है, एंगल है, प्लेट है, फलाना है, 4-5 चीजें आगे और बता दूंगा। तुम्हें जो बनाना है जमाने भर का, वो सब उन्हीं 7-8 चीजों से बनेगा। उसके अलावा तुम्हारे पास 10वीं या 11वीं चीज नहीं है कि इससे करके वैसा बना लो। समझ में आया? ठीक, लिखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ऑनलाइन में भी काफी लोग जवाब दे रहे हैं, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, कॉस्ट ज्यादा है, पेंटिंग, प्लास्टर, कंक्रीट। एक को दिख रहा, नहीं दिख रहा। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ स्टील ओवर कंक्रीट स्ट्रक्चर और आरसीसी स्ट्रक्चर। इसमें लिखो इट्स, देखो स्ट्रेंथ, एक ने कहा था पीछे से एक बालक ने कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये यूं तो बोलने में अच्छा है, बट ऐसे बोलने में अच्छा नहीं। ऐसे कैसे? जैसे मान लो कि मैंने ये कॉलम लिया है ना, ये इधर का उधर, इधर इधर, ये कॉलम की स्ट्रेंथ इमेजिन करना, और एक कंक्रीट के कॉलम की इमेजिन करना। आरसीसी कॉलम की इतनी हाइट है, बट उसका क्रॉस सेक्शन ना इतना बड़ा है। अब बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा? अभी भी उसको देख रहे हैं दोनों को ध्यान से, निकल के आएगा वो बाहर। मेरी ज्यादा है, जल्दी फटाफट, किसकी ज्यादा है? अभी भी समझ नहीं आया। चलो मान लो इतने बोर्ड के बराबर उसका क्रॉस सेक्शन हो, अब तो लिख दो फिर कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है।
इस चीज को कैसे बोलेंगे वो समझना। सर इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल करें? हम आपकी बात समझ गए, आप भी हमारी बात समझ गए। इस चीज को अच्छे शब्दों में आज के बाद जीवन में क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। नहीं समझ में आया? इतने ही वेट का स्टील लो और उतने ही वेट का क्या लो? कंक्रीट। और फिर लगाओ लोड। ज्यादा किसका आएगा स्ट्रेंथ? स्टील का। और कौन क्या आएगा? तो समझ नहीं आई ये बात। किसको समझ नहीं आई कि ज्यादा आएगा कम आएगा? एग्जाम्पल देता हूं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होती है? M25, M30, बहुत से बहुत M80। बहुत बड़े बड़े अगर ब्रिज में अगर हमने इस्तेमाल कर लिया, बांद्रा वाली सीलिंग में M80 लगा हुआ है, वो 80 मेगापास्कल। और स्ट्रेंथ कहां से होती? अल्टीमेट तो 17 कितनी? अल्टीमेट कितनी होती है इसकी? 410। इल्डी कितनी होती है? 250। समझ में आया? क्या होगी? ज्यादा होगी। लिखेंगे इट्स स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो its strength to weight ratio is more than concrete structure. थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हल्की सी। its strength to weight ratio is more than concrete structure. कर लिया सभी ने? अगला पॉइंट, कैन बी रीयूज्ड। कैन बी रीयूज्ड आया ना? जल्दी फटाफट लिखो अगला पॉइंट। कैन बी रीयूज्ड। कैन बी रीयूज्ड। कर लिया नोट? नेक्स्ट पॉइंट, रीसेल वैल्यू इज। रीसेल वैल्यू इज, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस मेंटेन करा हो तो रीसेल वैल्यू 100%। रीसेल वैल्यू इज 100। हो सकता है बट रिसाइकल थोड़ी बोलेंगे यहां पर। हो सकता है बट रिसाइकल एक अलग चीज का है कि आपने उसको लेकर किसी प्रोसेसिंग में डालकर फिर कुछ बना लिया। ऐसा थोड़ी हम करेंगे। आई सेक्शन है तो उससे फिर टी थोड़ी बना देंगे। रिसाइकल हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक की बोतल, बिस्लरी की, हमने पिया, कहीं फेंक दिया, क्रश हो गई, लोगों ने उठाया, कंपनी में गई, हवा भरी, सही हुई, साफ हुई, फिर लेबल लगा, पानी भरा, ढक्कन, ये हो गया रिसाइकल। साइकिल चल रहा है। थोड़ी आई सेक्शन लिया, कुछ करा, ये करा, टी बना दिया, फिर उनने यूज कर लिया, फिर वर्मा जी का गया, उन्होंने 10 साल चलाया, फिर चैनल बन गया। लिखेंगे रीसेल वैल्यू इज 100%। नेक्स्ट, इट्स फैब्रिकेशन। इट्स स्पेलिंग बोर्ड पर है, जिनको स्पेलिंग नहीं आती। फैब्रिकेशन का मतलब क्या है? जोड़ना। इट्स फैब्रिकेशन कॉमा इंस्टॉलेशन, पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना। इंस्टॉलेशन इज इजी। इज इजी। कलिया नोट? नेक्स्ट लाइन, कैन बी यूज्ड फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर। कैन बी यूज्ड फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लाइन, इट्स, अच्छा, स्टील जो है डक्टाइल है कि बीटल है? डक्टाइल है कि बीटल? कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ बराबर की कम ज्यादा? बराबर कम ज्यादा। डायनामिक लोडिंग के लिए अच्छा के बेकार? कच्चा की अच्छा? लिखेंगे इट्स कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, its compressive and tensile strength is same, its compressive and tensile strength is same, and hence and hence and hence can be used, and hence can be used suitably, hence can be used suitably for dynamic loading, can be used suitably for dynamic loading. डायनामिक लोडिंग। कर लिया सभी ने इतना नोट? चलिए अब आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स में। डीमेरिट्स लिखो, डिसएडवांटेजेस।
स्टील स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज क्या है, कहां कहां पे इस कारण से इस्तेमाल नहीं करते। जो आरसीसी स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है, सरिये जो कि स्टील है, जो कि थोड़ा सा हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करते हैं, हाँ या ना। बाकी मोस्ट ऑफ तो क्या होता है, कंक्रीट। कंक्रीट किससे मिलके बनता है, सीमेंट और ग्रेवल। पुराना अगर भाव बताऊं तो 6,000 में ट्रक आ जाता है सैंड का, नहीं पता होगा, उधर देखने की जरूरत नहीं, इसे बता रहा हूं। सैंड जो होती है बालू, उसका एक ट्रक 6,000 में, अब रेट 12,000 के आसपास करीब हो चुके हैं उसके, आ जाता है इतना। अगर हम गिट्टी की बात करेंगे तो उसका भी 10,000 के आसपास में ट्रक आ जाएगा, छोटा वाला। क्लियर है, आयशर वाली जो गाड़ी होती है वो उतनी आ जाती है, अगर आपको पता हो आयशर क्या होती है। ठीक, 10-12,000। सीमेंट जरूर महंगी है, पानी तो महंगा नहीं होगा, ठीक। और सरिया जरूर महंगा है। इस पूरे में मेनली इसका मोस्ट ऑफ वॉल्यूम 80% या 85% किससे मिलके बनता है, सैंड से, और जो कि सस्ता है। तो ये ओवरऑल क्या होगा, सस्ता। बट ये पूरा का पूरा किससे बनता है, जो क्या है, तो ये क्या होगा, कॉस्टली, और ये क्या होगा, एक्सपेंसिव। एक ही चीज होती है, इकोनॉमिकल। तो डिसएडवांटेज में लिखेंगे इट इज कॉस्टलियर देन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, इसलिए हर जगह नहीं कर सकते इसको। इट इज कॉस्टलियर देन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। चलिए नोट, अगला लिखिए। only limited sections only limited sections are available in the market. Only limited sections are available in the market. इसी में कंटिन्यू करेंगे, कैन नॉट बी, इसी में कंटिन्यू करना है, कैन नॉट बी मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब आकार देना, शेप देना। कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप, कैन नॉट बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप। स्ट्रक्चर को किसी भी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, लिमिटेड सेक्शन ही मार्केट में, उससे ही हमको सब कुछ बनाना है। ये सबसे बड़ा इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज। ठीक, नेक्स्ट लाइन एंड लास्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर। किसकी तुलना में बात कर रहे हैं, कंक्रीट की तुलना में। एग्जांपल समझ में आया था वो वाला, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर ड्यू टू कोरेजन्स एंड अदर इफेक्ट्स। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर ड्यू टू corrosion and other effects. क्या सभी को क्लियर है, यहां तक समझ में आया? ऑनलाइन जो देख रहे हैं क्या उन्हें भी क्लियर है, यहां तक कुछ डाउट? चलिए, तो हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो गया। तो पहले आप लोग बताओ, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया? जल्दी फटाफट, क्लियर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक लाइन में बोलना तो क्या बोलोगे, हिंदी में बोल के बताना, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो फलाने का फलाना है, क्या है, किसी भी सेक्शन का ताकत है अगेंस्ट व्हाट, रोटेशन। समझ में आया? हर एक्सिस का अलग अलग, हर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हर एक्सिस का अलग अलग वो होता है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया? जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका, वो तो मुझे भी पता है, जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका गायरेशन ज्यादा, उससे क्या, उसकी उस एक्सिस में स्ट्रेंथ अगेंस्ट रोटेशन, और जिधर कम उसके स्ट्रेंथ उतनी। समझ में आए? जिसके अबाउट इनर्शिया ज्यादा उस एक्सिस को क्या बोलेंगे, जिसके अबाउट कम उससे क्या बोलेंगे, दोनों को क्या बोलेंगे। स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, असेंबली, किनसे मिलकर बनता है, एलिमेंट्स। कौन
कौन कौन? मेंबर। और कनेक्शन या जॉइंट क्या होता है? जहां पे दो या दो से अधिक मेंबर आके मिलते हैं। कनेक्टर कौन होता है? रिवेट, बोल्ट, वेल्ड। कनेक्टर का काम क्या होता है? पर्पस क्या है? ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना? किससे? वन टू। मेंबर का काम क्या है? लोड को कैरी करना। स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है? बेटा पीछे इधर, लोड को कैरी करना और सॉइल तक ट्रांसफर करना। फॉर सॉइल स्टेबिलिटी। फॉर व्हाट? कब तक? डिजाइन लाइफ। सभी को समझ में आए? एडवांटेज क्लियर स्टील के? डिसएडवांटेज क्लियर है? चल, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। स्टील क्या होता है? सभी लोग पेन नीचे रख दें, आराम से बोर्ड पे फोकस करें। जो स्टील होता है, इट इज एन अलॉय। व्हाट इज अलॉय? अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या है? जो चीज भी लोगे वो सेम मात्रा में लेना। मतलब 2 ढक्कन आयरन लिया तो 2 ढक्कन कार्बन लेना। हाँ, मतलब सुनना, कोई भी अलॉय है, मान लो एक अलॉय है, उसका नाम है ए। अलॉय का नाम क्या है? वो 2 चीज से मिलके बना, के और एच, इन 2 चीज से मिलके बना। अलॉय का नाम क्या? वो किन से मिलके बना? प्रपोर्शन क्या है? ए इज टू बी। इस अनुपात में इन दोनों को मिलाया गया। ए इतना ये है और बी इतना। मान लो इस अलॉय का मैं 1 किलो लूं तो उस 1 किलो में 1 किलो का ए हिस्सा किसका होगा और 1 किलो का बी हिस्सा किसका होगा, और उससे क्या बनेगा? ए बनेगा। अब ये होमोजीनियस क्यों कहलाया, आप वो समझना। मान लो इस ए का एक आयतन है, क्या है? वॉल्यूम है, ठीक। तो अगर मैं यहां से सैंपल कलेक्ट करता हूं, सैंपल इसका छोटा सा किलो लिया, जरा सा ग्राम लिया मैंने, तो उसमें भी के और एच का अनुपात ए टू बी ही निकलेगा। और इसमें भी यहां से लिया तो अनुपात क्या निकलेगा, और यहां से लिया तो क्या बनेगा, और यहां से लिया तो क्या बनेगा? एच टू बी। मैं सिंपल सी बात करता हूं। आपने अपने घर पे या पड़ोसी का घर बनते देखा होगा, आया ना, जल्दी फटाफट स्पीड में। आपने कंक्रीट मिक्स देखा है? कोशिश करते हैं उसको वो ऐसे मिलाने की ट्रॉवेल के द्वारा, कन्नी वन्नी के द्वारा, बड़े बड़े मिक्सर होते हैं। प्रैक्टिकली आपसे पूछूं तो अगर आप एक तकारी कंक्रीट लेंगे और आपने अगर प्रपोर्शन 1:3:6 लिया हो, तो क्या कंफर्म है कि उस तकारी में 1 हिस्सा सीमेंट का, 3 हिस्सा बालू का, 6 हिस्सा गिट्टी का होगा? अनिवार्य है? नहीं होता। क्या कंक्रीट मिक्सचर है सीमेंट एंड ग्रेवल का? हाँ है। क्या मिक्सचर है? मिक्सचर 2 प्रकार के हो जाते हैं। मिक्सचर कितने प्रकार के हो जाते हैं? मिक्सचर का मतलब है मिलावा, जो 2 या 2 से अधिक चीजों से मिलकर बने। उन चीजों का कुछ ना कुछ क्या होगा? अनुपात होगा। अगर वो पूरे वॉल्यूम में हर जगह क्या है? सेम, तो उन्हें क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? होमोजीनियस। तुम के होमोजीनियस क्या? होमोजीनियस। तो कॉन्क्रीट इज, हाँ, नहीं समझ में आया। अगर प्रपोर्शन पूरे वॉल्यूम में हर जगह सेम, तो वो क्या कहलाएंगे? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। जब मैंने कंक्रीट बनाया तो मैंने 1 तकारी सीमेंट ली ईमानदारी से, 3 तकारी बालू ली, 6 तकारी गिट्टी ली, बट जब मिलाया तो क्या ढंग से मिला पाएंगे? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? नहीं। हमने हाथ से मिलाया, कोशिश करी उस यूनिफॉर्म करने की, बट प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म हो पाएगा? कहीं पे गिट्टी ज्यादा, कहीं पे बालू ज्यादा, कहीं पे सीमेंट ज्यादा, पानी ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे केस में वो कौन सा मिक्सचर है? हेटेरोजीनियस। समझ होगी? मैंने गिट्टी के अंदर, मतलब गिट्टी को पिघलाकर, बालू को पिघलाकर, सीमेंट को पिघलाकर नहीं मिलाया, ठोस अवस्था में बस ऊपर ऊपर से फिजिकली मिलाया है। और जब हम अलॉय बनाने जाते हैं तो हम धातु लेते हैं। क्या लेते हैं? यानी ये भी कंफर्म है कि या जो भी अलॉय होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं,
किसका? ऑफ टू और मोर देन टू, किनका? मेटल्स का। और उनको क्या करते हैं? क्या करते हैं? उनको पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो अब बताओ होमोजीनियस होगा कि हिट्रोजीनियस होगा? तो बात खत्म हो जाती है। बोलो नहीं समझ में आए? ऐसे स्टील कौन है? एक अलॉय है। क्या है? अलॉय। व्हाट इज अलॉय? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू। अभी टू व्हाट? यहां पर है आयरन एंड कार्बन नहीं। अब वो समझना। तो आई होप सभी को मिक्सचर क्लियर हो चुका होगा। जल्दी फटाफट। कॉन्क्रीट इज, कॉन्क्रीट इज, स्टील इज, ठीक, स्टील इज एन अलॉय, इज एन होमोजीनियस मिक्सचर of iron and any other metal. This is the definition of steel. ठीक है। अब इसमें आयरन का पर्पस अपना अलग है। आयरन जो होता है वो क्या है? अगर मैं प्योर आयरन की बात करूं, प्योर आयरन जो उसके ओर्स होते हैं, जैसे हेमेटाइट, पिग्माइट, मैग्नेटाइट, आपने नाम सुना होगा। ये प्योर जो आयरन होता है, ये इतना सॉफ्ट, सॉफ्ट आयरन भी बोलते हैं कि हाथ से भी तोड़ सकते हैं। समझ में आए? बट उसको हम एक पर्टिकुलर शेप में, थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसमें दूसरा मेटल मिलाएंगे और हमारे पर्पस को फुलफिल करेंगे। सपोज मान लीजिए मेरा पर्पस है कि इसमें ऐसा कुछ मिला दूं, कि ऐसा कुछ बनाऊं कि जिसकी स्ट्रेंथ भले ही ज्यादा ना हो, बट जहां भी इस्तेमाल करूं वहां पे उसमें कोराइजन आसानी से ना हो। तो मैंने मिलाया क्रोमियम। क्या मिलाया? क्या मिलाया? क्या मिलाया? परसेंटेज बता देता हूं, एग्जाम में पूछते हैं 2 से। क्या बनता है? स्टेन। स्टेन मतलब दाग धब्बे रहित, मतलब कोरेजन। तो क्या बन गया? स्टेनलेस। ये किससे बना? आयरन और कार्बन के, आयरन और क्रोमियम। समझ में आए? अब मेरा पर्पस था जहां भी इससे कुछ बनाऊं, ऐसा कुछ मिलाऊं कि ऐसा कुछ बने कि जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, जो लोड कैरी कर पाए। तो ऐसा एक हमें मिलाना पड़ा मेटल, जो है कार्बन। खाली कार्बन नहीं, साथ में निकल, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब भी मिलाते हैं। बट वो जो दूसरे लोग मिलाते हैं उसका इतना इफेक्ट नहीं होता इसकी प्रॉपर्टी पे जो बनेगा। मेनली किसका होता है? मेन इन्फ्लुएंसिंग मेटल कौन होता है आयरन के साथ? इसलिए हम कार्बन ही पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ। समझ में आया? इसलिए कार्बन स्टील भी बोला जाता है। मिलाते दूसरी और चीजें भी, बट वो बहुत कम मात्रा में होती है। तो समझते हैं यहां पर, इससे जो बनेगा उसे हम बोलेंगे, वो स्ट्रक्चर पर्पस के लिए काम आएगा। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जो परसेंटेज होता है वो 0.15 से 2.15% के आसपास होता है। सभी को समझ में आया क्या बोला? अब मेरा पर्पस दूसरा आया, एडवांसमेंट। बेटा ऊपर देख यहां पे, ओ भैया, हाँ, हो गया 1 मिनट। अब यहां पर अगला पर्पस आया कि हमें ऐसा कुछ बनाना है जिसमें हम कुछ मिलाएं, तो ऐसा कुछ बने कि जिसको अगर किसी पे स्पीड से मूव करें तो वो किसी भी चीजों को तोड़ दे। मतलब कटिंग टूल्स बनाने के लिए, कटिंग टूल समझते हैं, चाकू वगैरह, ऐसा कुछ मशीनिंग पार्ट जो किसी को कट कर दें, ऐसा कुछ बनाना हो। लकड़ी का लॉक काटना है तो ऐसा कुछ टूल बनाना है जो स्पीड में मूव करे और कट कर दे, ऐसा स्टील चाहिए। इसका शार्प 10 साल तक या 5 या 2 साल तक शार्प, उसका शार्पनेस मेंटेन हो, ताकत भी अच्छी हो, ऐसा कुछ बनाना है। तो उसे स्टील को हमने बोला हाई स्पीड स्टील। क्या बोला? हाई स्पीड में उसको मूव करते हैं, उसमें काफी शार्पनेस होती है, वो किसी भी चीज को आसानी से कट कर देता है। ऐसा वाला स्टील बना। इसमें हम मिलाते हैं क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम आयरन के साथ। तो ये हाई स्पीड स्टील। ऐसे नहीं है, सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन। मतलब स्टील इज नॉट दिस। स्टील इज एन alloy of iron with any other metal to obtain the desired properties. समझ में आया सभी को? ये मिलाया तो क्या बना? स्टेनलेस। ये मिलाया तो क्या बना? हाँ। और ये मिलाया तो क्या बना? लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे स्टील।
कार्बन इज नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए मैंने क्या बोला? लिखेंगे इसमें, अगर मेटल नहीं तो नॉन मेटल भी नहीं, बस बात ये। स्टील इज एन alloy of iron with some other metals to obtain the desired properties. नीचे नोट डाल के लिखेंगे, नीचे नोट डाल के लिखेंगे, alloy is homogeneous mixture of two or more than two metals. Alloy is homogeneous mixture of two or more than two. Alloy is homogeneous mixture of two or more than two metals. चलिए नोट। मैंने कर लिया था नोट। लाइन के बीच में लिखेंगे स्टील, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करते जाएं, लिखें स्टील। कर लिया नोट। नीचे लिखेंगे आयरन, ऐसे लिखना है स्टील के नीचे, आयरन Fe प्लस एक्स मतलब कर लिया था नोट। 3 ब्रांच बनेगी, एक इधर एक इधर एक इधर, स्पीड में फटाफट, हाथ स्पीड में चलने चाहिए। एक्स बराबर क्रोमियम, परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज है, 2 से 204। कर लिया नोट। नाम क्या दिया, इससे क्या बनते, बर्तन चम्मच वगैरह, हाथ से मुड़ जाते, चम्मच हाथ से, बर्तन मुड़ जाते, मतलब ताकत क्या होती है, कम, बट जंग लगती है क्या, स्टेनलेस स्टील, लोड ताकत कम होती है बट कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा। एक्स बराबर सी, कार्बन, परसेंटेज कितना है, 0.15 से 0.15 से, जल्दी फटाफट, 0.15 से 2.15%। इधर एक्स बराबर क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्या बनेगा, यूज फॉर कटिंग टूल, मेकिंग कटिंग टूल्स। कलियर सभी नेता नोट। स्ट्रक्चरल स्टील में 2 ब्रांच करिए, अगर कार्बन का परसेंटेज 2% से कम या उसके बराबर है तो ऐसे स्टील को बोलते हैं कार्बन स्टील, क्या बोलेंगे, और 2% से अगर ज्यादा है तो उससे बोलते हैं कास्ट स्टील। 2% से कम या बराबर तो कार्बन स्टील, 2% से ज्यादा तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कास्ट स्टील। कार्बन मिलाया तो स्ट्रक्चर स्टील नाम क्यों दिया, आयरन तो सॉफ्ट आयरन था, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी
स्ट्रेंथ क्या थी कार्बन, खुद प्योर आयरन की, तो कार्बन मिलाने से उसमें क्या आया, मतलब कार्बन मिलाने से स्टील में क्या होता है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। मतलब अगर कार्बन परसेंटेज आयरन में बढ़ाते जाऊंगा तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड अल्टीमेट समझते होंगे ना, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट दोनों क्या होगी, और कार्बन परसेंटेज कम करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सभी को इतना समझ में आया? ठीक है, अब उसका पूरा चार्ट समझते हैं। ये सभी ने नोट कर लिया इतना? अब जो मैं टॉपिक यहां बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। हमारे पास यहां पर स्टील जो है, इसको हेडिंग डाल देना ऊपर, स्ट्रक्चरल स्टील। ये जितना अभी हमने लिखा वो वहां तक फिनिश हो गया, अब हेडिंग आएगी स्ट्रक्चरल स्टील। अब इसको पढ़ने चलेंगे। आपको समझ में आया हम किस पैटर्न में पढ़ रहे हैं? पहले हमने क्या पढ़ा, स्टील, फिर उसमें क्या समझा, स्ट्रक्चरल स्टील। अब स्ट्रक्चरल स्टील में अंदर जा रहे हैं। उसमें लिखे ड्यू टू एडिशन ऑफ कार्बन, ड्यू टू एडिशन ऑफ कार्बन, ड्यू टू एडिशन ऑफ कार्बन strength of iron increases, due to addition of carbon strength of iron increases, and hence used for, and hence used for, and hence used for structural purpose, hence used for structural मतलब लोडिंग पर्पस भी बोल सकते हैं, hence used for structural purpose। कर लिया सभी ने नोट? कर लिया नोट? चलिए, अब जो स्टील है इसमें आयरन के साथ में कार्बन का परसेंटेज कितना है, ठीक। अब यहां पर समझना, पहले बताओ जितना अभी यहां तक पढ़ा समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, पुराने कुछ होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत सब बेसिक पढ़ा होगा, ठीक, बट उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिवाइज हो रहा है। अब यहां पे समझना, अगर कार्बन का परसेंटेज 0.15% से कम है, ठीक, तो ऐसे स्टील का जो हमने नाम दिया है वो है रोट आयरन। क्या है? हाँ, बनाने के तरीके पे भी डिपेंड करता है, इसलिए इसको आयरन ही बोलते हैं, स्टील नहीं बोलते हैं, रोट आयरन। अगर कार्बन का परसेंटेज 0.15 के आसपास है मैन्युफैक्चरिंग दृष्टिकोण से, तो उसे पिग आयरन नहीं बोलते। बट अगर अभी हम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिग। अगर कार्बन का परसेंटेज 0.15 से 2.15% के आसपास होता है तो उसे हम बोलेंगे माइल्ड स्टील। क्या बोलेंगे? माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात। और अगर कार्बन का परसेंटेज 2.15% से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यानी सबसे ज्यादा कार्बन परसेंटेज किस में होता है और सबसे कम किस में होता है? लो कार्बन परसेंटेज स्टील इज एंड हाई कार्बन परसेंटेज इज। बहुत बढ़िया। यानी अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो कार्बन परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रेंथ ऐसे में सबसे कम स्ट्रेंथ, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे कम स्ट्रेंथ। इतना सभी को समझ में आए? पहले इतना लिखो। कर लिया नोट?
सभी ने कर लिया था नोट? अब यहां पे समझना, ये तो पिग आयरन बोलने के लिए हो गया, बट अगर हम एक्चुअल बात करें तो पिग आयरन ये नहीं होता। सुनो ध्यान से, ये दिख रहा है सभी को मारकर ये वाला, क्या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा पीछे? क्या लिखा था वहां पे? वेरी गुड, नालायक। ये पर तो तूने पहले लिया, अब देख ले, बस यहाँ पे लिखा है, पर तो तूने पहले ही लिया होगा। ये हो गया रो आयरन, मतलब क्या? कच्चा। कहां से मिलेगा? ए? और कहां से मिलते? रॉक से। खदान से क्या मिला? अयस्क। किसका अयस्क? आयरन का। उसे क्या बोलेंगे? ऑर्स ऑफ द आयरन, जैसे मैग्नेटाइट, पिगमाइट, हेमेटाइट। उसमें से एक होता है मैग्नेटाइट। कौन होता है? कौन होता है? यही एक्चुअल में पिग आयरन होता है। समझ में आया? ये मेन पिग आयरन होता है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ये लगता है कि कहीं पे हम ओर्स होता होगा, वहां से हम आयरन निकालते होंगे, फिर उसको लेके जाते होंगे, फिर कार्बन डालते होंगे, ये बनता, फिर ये डालते होंगे, फिर ये, फिर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने जब आयरन बनाया, मैग्नेटाइट जो है, इसमें खुद में ही आयरन है और खुद में ही कार्बन है पहले से, बट वो साथ में है, स्ट्रक्चरल वाइज जुड़ा हुआ नहीं है। उस कारण उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस नहीं आता। इतना सा अंतर है। समझ में आया क्या बोला? स्ट्रक्चरली बॉन्डेड नहीं है बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना। और इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 3 से, और रेस्ट इज व्हाट? आयरन। तो अगर आज के बाद एग्जाम में आपसे पूछें कि पिग आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना है, तो ये नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कार्बन परसेंटेज कितना, और बाकी रिमेनिंग इज व्हाट? और वो एक्चुअल में कौन होता है? एक्चुअल में ये होता है कि मैग्नेटाइट उर्फ पिग आयरन लेकर सारी अशुद्धियां हटाकर, वो जो कार्बन 3 से 4 परसेंटेज, उसको भी हटाकर सबसे पहले ये बनाया जाता है नील कार्बन परसेंटेज। नील समझते? बहुत कम। फिर पर काम तो आता नहीं है वो, तो ना तो वो किसी काम का नहीं, वो वाला मेन ये वाला पिग आयरन। ठीक, फिर ये, और फिर आ गया समझ में? दूसरी चीज, माइल्ड स्टील का कार्बन परसेंटेज कितना है? 0.15 से। अब देखो, गाड़ी में जो स्पीड होती है बाइक में, वो 0 से लेकर 120 तक होती है, बट एवरेज कहां पे अच्छा मिलता है? 40 से लेकर 60 के आसपास, ग्रीन जोन जो होता है। समझ में आया? 0 से लेकर 120 के बीच में गाड़ी चलेगी, बट अच्छी गाड़ी कहां पे चलेगी? ऐसे ही इतना से इतना मिलाओगे तो कौन बनेगा? माइल्ड स्टील। समझ में आया? बट अगर आप 0.15 से 0.25% मिलाओगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का माइल्ड स्टील मिलेगा। मतलब माइल्ड स्टील की रेंज कितनी? यहां से लेकर 2.15 तक। बट समझना ध्यान से, 0.15 से 0.25 रखोगे तो इसमें अच्छी क्वालिटी का माइल्ड स्टील बनता है। समझ में आया? इसलिए ये इसकी ऑप्टिमम रेंज है। क्या है मतलब? माइल्ड स्टील की अगर कार्बन की रेंज पूछेंगे तो पहले किसको टिक करेंगे? दोनों ऑप्शन में है तो वाह, ऊपर वाले को। अरे पगले, पहले किसको टिक करेंगे? इस वाले को, क्योंकि ये बेस्ट रेंज है। ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर, और ये नहीं है तो फिर इसको तो करना ही। कुछ भी नहीं है तो नन ऑफ दिस नहीं। अगर समझ में, करो नोट। यहां पर ये वाला लिखो, ऑप्टिमम रेंज का मतलब क्या बता दिया, घर जाके खुद उसको लिखना वहां पे क्या मतलब था इस बात का। और ये वाली बात लिख लो, 3 से 4%, मतलब क्या था, घर जाके खुद लिखना।
रेड पेन कम दिख रहा है, ठीक है, अब रेड पेन से नहीं लिखेंगे। ब्लैक और ब्लू तो दिख रहे हैं। कर लिया सभी ने इतना नोट? अब यहां पर एक बात समझना, अगर हमारे पास प्योर आयरन है, सभी लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे लगाएंगे नीचे, अगर प्योर आयरन है, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये हाथ से भी फिर से क्या बोलेंगे, इसलिए सॉफ्ट आयरन। सभी को क्लियर इतना? ठीक। इसमें प्योर आयरन जो होगा उसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो उसमें यहां पे हर जगह क्या होगा, कौन होगा, ये कौन होगा, आयरन, और ये आपस में क्या होंगे, अरे बोलो ना, आपस में क्या होंगे, थोड़ा बहुत तो बताया करो, बॉन्डेड होंगे, ठीक है। आयरन जो होता है, आयरन जो मेटल होता है, ये लार्ज साइज, मतलब यहां पे इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक, फिर ये इसका फर्स्ट सेल पड़ा हुआ ना केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसका लार्ज साइज एटम होता है, ये कैसा होता है, लार्ज साइज एटम, और यहां पे कौन ऐसे रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बड़ा साइज होता है। सुनना ध्यान से, स्टील है, स्टील बनाया, कैसे बनाया, आयरन में क्या मिलाया, उसका मैंने स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्कोप में, वहां पे क्या होगा, वहां पे भी ऐसे अलग अलग एटम्स होंगे, बट उसमें कौन कौन आ जाएगा, आयरन भी आ जाएगा, और यहां पर इनके ऐसे बॉन्ड है आयरन के, और इनके बीच में यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर कौन बैठा है, कार्बन। ये ब्लैक वाले कौन है, अंदर कौन बैठा है, यहां पर दो प्रकार की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी तय बात, एक तो आयरन और आयरन की, और एक आयरन और, नहीं समझ में आया, यहां पे दो प्रकार के बॉन्ड हो गए, आयरन आयरन बॉन्ड, और एक और आयरन, ठीक। अगर मैं प्योर आयरन की बात करूंगा तो उसमें कौन से बॉन्ड देखने को मिलेंगे, कौन से बॉन्ड, सभी का फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, आयरन आयरन, यहां पे कौन से देखने को मिलेंगे, ठीक। अब समझना, आयरन का जो ये यहां पर होगा, ये बड़ा सा एटम है, और कार्बन जो है 4 एटॉमिक नंबर, ठीक, 6, तो 2 और 4, तो ये कैसा हो गया, स्मॉल साइज, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉन, ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉन, ये कौन हो गया, आयरन और कार्बन। अब मैं आयरन आयरन की बात करता हूं, ये एक आयरन, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉन, ये इसके आउटर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग क्या होती है दो चीजों के बीच, इसके पॉजिटिव, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, इसके प्लस से इसका अट्रैक्शन, और इसके प्लस से इज द बॉन्डिंग, ठीक, इज द बॉन्डिंग, इज द बॉन्डिंग, जितनी दूरी कम होगी उतना इंफ्लुएंस चुंबक में जैसे होता है, जितनी दूरी कम उतना इंफ्लुएंस, उतनी बॉन्डिंग अच्छी, मतलब आयरन कार्बन की बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू आयरन। रीजन आप बताओ, अब रीजन क्या होगा, जल्दी फटाफट, ये बात समझ में आई, एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आयरन 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 कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ आयरन आयरन से ज्यादा होगी, रीजन
जल्दी फटाफट, रीजन, क्योंकि आयरन कैसा है, लार्ज साइज एटम, वो कार्बन, तो एक बड़े और एक छोटे में बॉन्डिंग अच्छी होगी, दो बड़े बड़े में, जल्दी फटाफट स्पीड में, समझ में आया था। इसमें कम बॉन्डिंग वाले भी हैं और अच्छी बॉन्डिंग वाले भी लोग हैं, और इसमें, इसलिए ये कैसा रह गया, सॉफ्ट। इसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, और एज द कार्बन परसेंटेज इंक्रीजेस आयरन कार्बन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, नंबर, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और स्टील की स्ट्रेंथ इस कारण से बढ़ेगी। बढ़ेगी ये तो पता था, क्यों बढ़ेगी ये नहीं पता था, अब समझ में आ, लिखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, strength of steel increases with increase in carbon percentage. Strength of steel increases with increase in, strength of steel increases with increase in carbon percentage. क्लियर था नोट, नीचे लिखो रीजन, किस स्ट्रेंथ ज्यादा है, आयरन, आयरन की एज कंपेयर टू आयरन कार्बन, आयरन कार्बन की ज्यादा है, कंफर्म, पक्का, रीजन पता है क्या, साइज ऑफ एटम लिखेंगे, बिकॉज आयरन कार्बन Fe-C, ऐसे लिखना पूरा सा, आयरन कार्बन लंबा लंबा नहीं, आयरन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन आयरन आयरन, इसलिए ऐसा होगा। आगे का आप समझदार हो, स्ट्रेंथ ऑफ आयरन कार्बन इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ आयरन, तो जितना कार्बन बढ़ाओगे उतने इनकी संख्या बढ़ेगी रिलेटिवली, और स्ट्रेंथ, सभी को इतना समझ में। अब यहां पे दूसरी चीज समझना, स्ट्रेंथ बढ़ती तो हम सोचते हैं सर फिर तो क्या बात है, फिर सर तो कास्ट आयरन बहुत अच्छा और रोट आयरन बहुत बेकार, तो ऐसा नहीं होता है। भगवान को इस पिक्चर में कुछ और ही मंजूर था, क्या मंजूर था वो समझना। यहां पे कार्बन कुछ नहीं, तो ये जो आपको दिख रहा है ये इनका वॉइड स्पेस है, या वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, या एम्प्टी स्पेस वॉल्यूम, ठीक। यहां पे कार्बन भी आया। अब जब किसी चीज में, बेटा रुक जाना 2 मिनट, जब यहां 4 एटम थे, आयरन 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 आयरन, बीच में कुछ नहीं, तो उनका एक एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम होगा। अब सपोज मान लो ये ऐसे 4 लोग बैठे हैं, बीच में कोई नहीं, तो आके इन्होंने अपना बैग वैग सब जमा दिया, एकदम से आके ऊपर से सपोज मान लो कोई उल्का पिंड आकर इनके बीच में एकदम से गिर जाए, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही अगर बीच में कार्बन जाएगा, तो कार्बन भी तो है, तो एटम, उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, हाँ या ना। तो कार्बन सभी को क्या बोलेगा, थोड़ा थोड़ा दूर खसको। तो यहां पर ये आयरन आयरन अगर ऐसे हैं तो ये ऐसी स्पेस होती होगी, बट अगर आयरन आयरन के बीच में कार्बन चले जाता होगा तो वही स्पेस क्या हो जाती होगी, बढ़ जाती होगी। सभी को समझ में आया, जल्दी फटाफट। यानी यहां पर आपका वॉइड्स क्या हो रहा है, वॉइड्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बेटा यहां पे इधर बोर्ड पे अगर वॉइड्स बढ़ता है तो कोई भी चीज में जब उसको आप खींचते हैं, क्या करते हैं, ऐसी चीज को अगर आप खींचेंगे
और ऐसी चीज को आप खींचेंगे, ऐसी चीज को खींचेंगे तो पहले से बड़ी है, तो ये जल्दी टूटेगी या देर से। और ऐसी चीज को अगर आप खींचेंगे तो ये पहले तो उस साइज तक जाएगी, और फिर जाने के बाद फिर कुछ देर बाद, मतलब अगर ऐसी चीज को खींचेंगे तो खींचो तो खींचाए, और ऐसी चीज को खींचेंगे तो खींचो तो टूट जाए। मतलब ऐसे मटेरियल क्या बनते जा रहे हैं, ब्रिटल। और ये क्या है, डक्टाइल। कहने का ये मतलब है कि कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से स्ट्रेंथ तो बढ़ रही है, बट एक चीज और बढ़ रही है, एक और चीज बढ़ रही है, और एक चीज कम हो रही है। डक्टिलिटी क्या हो रही है, डक्टिलिटी क्या हो रही है, और ब्रिटलनेस क्या हो रही है, तो लिखो। नेक्स्ट लाइन, विथ इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज, with increase in carbon percentage, with increase in carbon percentage brittleness decreases। मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ। इंक्रीज पक्का, ब्रिटलनेस इंक्रीजेस, ब्रिटलनेस इंक्रीजेस। एंड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, किसी रूम में अगर उजाला बढ़ेगा तो अंधेरा दबेगा, हटेगा, कम हो जाएगा, और अंधेरा बढ़ेगा तो ऐसे ही डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस है, अपोजिट ऑफ ईच अदर। खींचो तो टूट जाए तो ब्रिटलनेस, खींचो खींचा है तो डक्टिलिटी इज अपोजिट। कर लिया सभी ने नोट? रीजन लिखो नीचे, क्या रीजन है इस चीज का, रीजन बताओ फटाफट। कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से क्या चीज बढ़ रही है, void ratio, void space, empty space, because increase in carbon percentage, increase in carbon percentage, increase in carbon percentage in steel, increase in carbon percentage in steel increases void ratio, void ratio बोलो या void space बोलो, जो आपको बोलना हो, void ratio या void space। डायग्राम बना लो आपके समझने के लिए। ये डायग्राम किसका है, डायग्राम किसका है, तो ये डायग्राम किसका है, पहले सभी ने नोट। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप मुझे बताओ, अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है बहुत अच्छा, सुनना ध्यान से, तो क्या चीज मुझे चाहिए, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए है, जल्दी फटाफट। अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, उस मटेरियल की जो डक्टिलिटी है वो ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत, एक मीडियम लेवल पे या ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। रीजन, अगर डक्टिलिटी ज्यादा होगी, तन्यता ज्यादा होगी, ठीक, लचीलापन ज्यादा होगा, तो अगर एसी दिन के नीचे बैठोगे चाय लेकर तो क्या होगा, कब इज्जत, चाय चाय। मतलब कहने का मतलब, अगर डक्टिलिटी ज्यादा हुई तो कहने का यह मतलब है कि डिफ्लेक्शन क्या आएगा। और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को मना मत करना, एक बात तो जानते होगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी भी होता है।
स्ट्रक्चर तय किया गया दिया गया लोड कैरी कर पाए, ये भी हमें चेक करना है, और हमें ये भी चेक करना होता है कि डिफ्लेक्शन अत्यधिक। तो अगर स्ट्रक्चर में डक्टिलिटी ज्यादा है तो वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी को कभी फुलफिल कर पाएगा जल्दी फटाफट? नहीं कर पाएगा। डक्टिलिटी ज्यादा ज्यादा, वरना एक्सेसिव क्या आएंगे, क्या आएंगे, डिफ्लेक्शन, अत्यधिक विक्षेपण आएंगे। आगे बढ़े। अगर डक्टिलिटी कम हुई तो क्या होगा? फिर तो अच्छा है। डक्टिलिटी अगर कम होगी तो फिर एक और चीज ज्यादा होगी, और वो क्या है? ब्रिटलनेस अगर होती है तो कोई चीज पे लोड लगता है तो वो झटके से, झटके से, अगर झटके से टूटेगा, टूटेगा लोड लगने पे, तो क्या हमें मालूम चल पाएगा कोई चीज टूट रही है? नहीं होता। कई बार हम जाते हैं कोई चीज पे, गड्ढा बना होता है, वहां लकड़ी का कुछ पटिया रखा होता है, हम पैर रखते हैं, एक आदमी निकल जाता है दुबला पतला, मोटा आदमी पैर रखता है, उसको आवाज आती है हल्की सी, धीरे से वो पीछे रुक जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों रुका पीछे? वार्निंग। कहां से है वार्निंग? वो हल्का सा, समझ में आया मैंने क्या बोला? वार्निंग, प्री इंटीमेशन ऑफ फेलर। नहीं समझ में आ रहा है? डक्टिलिटी अगर कम होगी तो ब्रिटलनेस क्या होगी? तो ज्यादा होगी। तो ऐसे में स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलेगा? सडन फेलर। मतलब अगर रात में कभी घर में आराम कर रहे हो और ज्यादा एक आध दो, 4 बंदर रोज आते थे, हमने 4 बंदर डिजाइन करा, एक उनका बच्चा भी आ गया साथ में, 4.5 हो गया, बीम नीचे और आप, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये भी प्रॉब्लम है इसके साथ में, मालूम ही नहीं चलेगा, तो ये बात भी गलत है। क्या सभी को इतना समझ में आया यहां तक? ठीक है, लिखेंगे। फॉर ए गुड स्ट्रक्चरल मटेरियल, for a good structural material, strength should be high and ductility should be optimum. For a good structural material, ductility should be optimum, and strength should be high. Ductility should be optimum and strength should be high. कलियर नोट? नीचे नोट लगा के लिखो। डक्टिलिटी, इफ डक्टिलिटी इज लेस, आप लोग बताएंगे क्या होगा, ऊपर मत देखना, खुद दिमाग चलाओ। डक्टिलिटी कम हुआ, इमेजिन करो क्या होगा। डक्टिलिटी कम तो ब्रिटलनेस, तो होगा क्या? सडन फेलर ऑफ स्ट्रक्चर which is required at all. If the is less, sudden collapse, sudden collapse. clear note? नेक्स्ट नीचे उसी में नोट में, इफ डक्टिलिटी इज मोर, डक्टिलिटी लेस में लिखो ना, सडन कोलैप्स, डक्टिलिटी इज लेस, ब्रिटलनेस इज, डक्टिलिटी इज लेस, ब्रिटलनेस इज मोर। डक्टिलिटी लेस, ब्रिटलनेस मोर। कलियर नोट? उसके नीचे लिखना डक्टिलिटी इज हाई। इफ डक्टिलिटी इज हाई तो फिर क्या होगा? एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, अत्यधिक विक्षेपण, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। कलियर सभी ने इतना नोट? हटा दें इसको। पिग आयरन का कार्बन कंटेंट, पिग आयरन कार्बन कंटेंट, माइल्ड स्टील कार्बन कंटेंट, तेज बोलो यार। 0.15 से 0 पॉइंट, ऑप्शन में नहीं है तो 0.15 से, बहुत बढ़िया। लो कार्बन परसेंटेज स्टील, वेरी गुड। हाई कार्बन परसेंटेज, हाई कार्बन, लो कार्बन, सभी को समझ में आए? कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस, अरे ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी कम होगी। ब्रिटलनेस ज्यादा होगी तो सडन कोलैप्स के चांसेस। डक्टिलिटी ज्यादा तो क्या दिक्कत? एक्सेसिव तो क्या फेल हो जाएगा?
सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। सभी को समझ में आया? ठीक। एक चीज हम यहां पे लिख रहे हैं, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। रोट आयरन और पिग आयरन, इनमें कार्बन परसेंटेज क्या था? कम। तो इनके अंदर स्ट्रेंथ क्या होगी? अरे स्ट्रेंथ क्या होगी? और इनकी डक्टिलिटी क्या होगी? चाहिए क्या? घर बनाओगे इससे? समझ में आ गया? क्या दिक्कत? यही मेन चीज यही है। मेन तो हमारा पॉइंट क्या है? डक्टिलिटी ब्रिटलनेस तो बात की बात है, पहले क्या चाहिए? हाँ, स्ट्रेंथ चाहिए ना, इसलिए तो। उसके बाद कास्ट आयरन में क्या दिक्कत है? स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, तो बना लो इससे स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? बना लो इससे घर। क्यों नहीं बनाएंगे? कब टूटेगा पता भी? हाँ। ये कौन है? कार्बन परसेंटेज कैसा है? तो स्ट्रेंथ कैसी होगी? ऑप्टिमम बोल सकते हैं। और डक्टिलिटी कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी क्या? बहुत कम होगी क्या? चलेगी क्या इतनी? तो आप बताओ, ज्यादा यूज किसको करेंगे? किस चीज के लिए? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए? स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए? चलो कर लो इतना नोट। 7 बजे हम क्लास ऑफ कर देंगे, एक 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।